हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं हरिद्वार का। हमारे कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में रह गए थे, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ से क्वेश्चन छोड़ा था। ये है हमारा, नदी की धारा की तुलना राजा भागीरथ के यश कीर्ति से की गई है। तो इसको बताने के लिए जो वाक्य पाठ में प्रयोग हुआ है वो है, एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्ज्वल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। और विशिष्टता कैसे हमें इस चीज़ के बारे में पता चलती है, यानी मुख्य बात ये है, गंगा की धारा को भगीरथ की कीर्ति की लता से तुलना करके लेखक ने गंगा की पवित्रता और भगीरथ के तप को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। तो इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो आज की हिंदी क्या है? इन वृक्षों पर कई रंगों के पक्षी चहचहाते हैं और शहर के शिकारियों से बिना डरे शोर मचाते हैं। सेकंड है, वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। आज की हिंदी, बारिश के कारण चारों ओर हरियाली ही दिखाई देती थी, जैसे यात्रियों के आराम के लिए हरा कालीन बिछा हो। थर्ड है, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। और आज की हिंदी में इस लाइन को कैसे लिखेंगे? यह इतना पवित्र तीर्थ है कि इच्छा और क्रोध से भरे लोग वहाँ टिकते ही नहीं। अगली पंक्ति है, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। आज की हिंदी, मेरा मन वहाँ जाते ही इतना खुश और शुद्ध हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी। तो आज की हिंदी में इस लाइन को कैसे बोलेंगे कि यह रात को ग्रहण हुआ और हमने बड़े आनंद से स्नान किया, साथ ही दिन में भी भागवत का पाठ भी किया। छठा है, उस समय के पत्थर पर का भोजन आज भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो आज की हिंदी में कैसे बोलेंगे? उस समय पत्थर पर खाए भोजन का सुख सोने की थाली के भोजन से कहीं बेहतर था। नंबर 7, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा। तो आज की हिंदी में कैसे बोलेंगे? मुझे विश्वास है कि आप इस पत्र को प्रकाशित करेंगे। स्थान देने का मतलब क्या है? प्रकाशित करना। अब ग पार्ट है, इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए कि आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं और कक्षा में जो है चर्चा कीजिए। तो प्राचीन वर्तनी क्या है? जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन वर्तनी में है शिशर और यहाँ है शिखर। यात्रियों का नई में है यात्रियों, बिछायत यानी बिछाया, मनोर्थ यानी मनोरथ। एक सेकेंड, दृष्टि पड़ती यानी दिखाई देती। अब पाठ से आगे आपकी बात, मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? वह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था? तो हाँ, मैंने एक बार पार्क में पिकनिक के दौरान खाना खाया था। खुली हवा, पेड़ों की छाया और पक्षियों की आवाज़ ने उस अनुभव को बहुत खास बनाया। घर के खाने से यह अलग था, क्योंकि प्रकृति के बीच खाना खाने से मन को शांति और ताजगी मिली। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया, एक क्षण आएगा यहाँ, कोई ऐसा क्षण आया जब किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो? उसके बारे में बताइए। तो हाँ, आप इसमें अपना कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अपने दोस्त के कुछ अपना कोई भी रियलिस्टिक एग्जाम्पल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आगे देखेंगे हम, एक हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है?
क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाते ही मन शांत हो गया हो? उस स्थान की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो मुझे अपने गांव के मंदिर में बहुत शांति मिलती है। जहाँ भी लगता है कि उसके फिर कारण सहित आप आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है, पाठ में वर्णित यहाँ के वृक्ष, फल, फूल, गंध, जले पर भी कोयले और राख से लोगों को मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पे कि मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जो भी है। और फिर आप बताओगे कि मुझे उसके फल और छाया पसंद है, गर्मी में मुझे उसकी छाया में बैठना और आम खाना जो है बहुत खुशी देता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी किया जाता रहा है। तो 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि मैंने 5 मिनट तक शांत बैठकर ध्यान लगाया। मैंने पक्षियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और दूर से आती बच्चों की आवाज़ें सुनी। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मेरा मन शांत हुआ और मैं तनाव मुक्त महसूस करने लगा। यह अनुभव मुझे बहुत सुकून देने वाला लगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। तो पहले आप बीच में हेडिंग डालेंगे, सूचना, फिर दिनांक और फिर विषय में जो भी आपकी हेडिंग है उससे शॉर्ट करके लिखेंगे। तो हमारी हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। अब फिर आप उसे संबोधन करेंगे। आपको किसको लिखना है? विद्यार्थियों को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में जो भी डेटा आप लिखेंगे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योग सत्र आयोजित होगा जिसमें सभी विद्यार्थी भाग लेंगे। कृपया अपने योग मैट और आरामदायक कपड़े साथ लाएं। योग के बाद एक छोटा व्याख्यान भी होगा। प्रधानाचार्य जिसकी तरफ से लिखा जा रहा है सूचना वो होगा, उसका नाम होगा। अगर छात्र परिषद लिख रहे हैं तो यहाँ छात्र परिषद भी लिखा जा सकता है। अध्यापक लिख रहे हैं तो अध्यापक भी। इस तरह से आप उसको आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सज्जन वृक्ष। सज्जन वृक्ष में बोल रहे हैं कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाइए। तो एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसका ये मित्र बनिए। तो आप बताएंगे कुछ भी कि मैंने नीम का पौधा लगाया या बरगद का लगाया, नींबू का लगाया, जो भी है, और उसका जो भी नाम रखा है वो लिख देंगे। मैं उसे रोज़ पानी देता हूँ या देती हूँ, उसकी मिट्टी की देखभाल करती हूँ, वह मेरा मित्र है क्योंकि वह मुझे छाया और हरी ताज़ी हवा देता है। उसके बारे में अपनी दैनंदिनी में नियमित रूप से लिखे। दैनंदिनी मतलब डायरी। तो आज मैंने हरा को पानी दिया या जो भी आपने नाम लिखा उसका नाम लिखकर। उसकी पत्तियां हरी और चमकदार हो रही हैं, मुझे उसकी देखभाल करके बहुत खुशी मिलती है। इस तरह से और भी बातें आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे। अपने शब्द, शीतल वायु स्पर्श से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर ये 4 बातें जो है हमें लिखनी है। देखिए जैसे यहाँ पर दी हुई है शीतल, तो शीतल का अर्थ बताना। अर्थ में क्या होगा? ठंडा, सुकून देने वाला। शीतल का अर्थ ये होता है। और विपरीतार्थक शब्द यानी उसका उल्टा क्या होगा? शीतल का उल्टा गर्म होता है, उष्ण होता है। अगर बात करें शीतल के समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द की, तो शीतल मतलब ठंडा और सुहाना होता है। और वाक्य में ये प्रयोग करेंगे तो गंगा का शीतल जल मुझे बहुत सुकून देता है। अब देखो, यात्रा के व्यय की गणना। व्यय मतलब खर्चा। तो इस पत्र में आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपये दिए गए हैं। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। तो आप इस तरह लगा सकते हैं कि बस में किराया कितना लगा, खाने में कितना हुआ, स्मृति चिन्ह जो भी आपने मेमोरी के तौर पे खरीदे हों, कितने खर्च पानी वगैरह को लगा के। बच्चे तो ठीक है, नहीं तो बचत लिखिए, नहीं तो अदरवाइज मत लिखिए। इस तरह से करके आप एज्यूम करके भी इसको लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु या स्मृति चिन्ह यानी कि एज ए मेमोरी के तौर पे कुछ खरीदना चाहते हैं, कि आप क्या खरीदेंगे और क्यों। तो संकेत दिया है कि वही आपको लिखना है, सोचना है कि जो आवश्यक है और बजट कैसे संभालेंगे। तो मैं एक छोटी गंगा माता की मूर्ति खरीदूंगा, यह मेरी यात्रा की याद दिलाएगी और मेरे लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। मैं इसे अपने बजट में ₹100 में खरीद लूँगा। अब यात्रा सबके लिए में क्या है कि कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप या टूरिस्ट गाइड हैं और आप सबकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जैसे देखो ये जा रहे हैं ना, उस तरह से। तो उपयुक्त चित्र में सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए कि वहाँ पहुँचने, घूमने, भोजन आदि में आप कैसे सहायता करेंगे। तो इस तरह से प्लानिंग के पॉइंट्स मैंने यहाँ कुछ दिए हुए हैं, थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यात्रा से पहले सभी सदस्यों को यात्रा या कार्यक्रम समझाऊंगा। आने जाने के साधनों, ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि की जानकारी दूंगा। मार्ग, मौसम और स्थान से जुड़े आवश्यक जानकारी साझा करूंगा। विशेषता और आवश्यकताओं का ध्यान, जैसे यदि किसी यात्री को विशेष जरूरत है, कोई दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, वृद्ध है, तो उनके अनुसार अलग अलग सहायता की व्यवस्था करूंगा। जैसे व्हीलचेयर हो गया, संकेत भाषा, श्रवण गाइड आदि की तैयारी करूंगा। सुरक्षा का ध्यान, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कि सभी को आपातकालीन नंबर, स्थान की सीमाएं और सावधानियों के बारे में बताऊंगा। समूह को एक साथ रखने का प्रयास करूंगा ताकि कोई खो ना जाए। भोजन और पानी की व्यवस्था, शुद्ध और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। सभी के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। अब है नेक्स्ट भाषा की जानकारी। जिन स्थानों की यात्रा की जा रही है वहाँ के जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जानकारी सरल भाषा में दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर ना मैंने ये कुछ 6-7 तक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको शॉर्ट में भी करके कर सकते हैं पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए। संकेतों से अब सोचिए कि यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। तो बिना बोले संवाद करने के लिए तो भाई हमें इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव और हाथों की गतिविधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं और ये संकेत भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है, यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहरों या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखो जैसे क्या ध्यान रखें, कचरा ना फैलाएं, दीवारों पर कुछ ना लिखें, ऐतिहासिक वस्तुओं को छूने से बचें, गाइड के निर्देशों का पालन करें। आज की पहली देखो, एक मसाले का नाम क्या है, दालचीनी। कपास से जुड़ा शब्द क्या है, जनेऊ। जहाँ स्नान होता है, हरी की पैड़ी यानी हरपड़े। वृक्ष के किसी अंग का नाम पत्ता। एक नगर या तीर्थ का नाम हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान क्या है, दुकानें। एक नदी का क्या नाम है, गंगा। एक पर्वत का नाम क्या है, विल्व पर्वत। एक धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, भागवत। ठीक है, भागवत कथा वही जिसमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब देखिए ये है झरोके से में यहाँ पर दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए एक पत्र का अंग है जिसमें बताया है कि हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए हैं। एक पीले रंग का पक्षी एक बहुत छोटा मनोहर देखा गया है। बया एक छोटी चिड़िया है, उसके घोंसले बहुत मिले हैं। ये घोंसले सूखे बबूल कांटे के वृक्ष में हैं और एक एक डाल में लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटकते हैं। इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध ही है, लिखने का कुछ काम नहीं है। इसी से इनका सब चातुर्य प्रकट है कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृतांत अगले नंबरों में लिखूंगा। नेक्स्ट इसका उत्तर है, इन्होंने यहाँ बोला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए इस पत्र के अंश में स्पष्ट होता है कि प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील और सजग व्यक्ति थे। हरिद्वार के मार्ग में उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने सजीव और संवेदनात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था पत्र की विशेषताओं में उनकी भाषा शैली के बारे में, कितने उनकी जो भाषा है एकदम चित्रात्मक है और उसके अंदर रियलिटी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जैसे कि वृक्ष और पक्षियों का मनोहारी दृश्य बताया उन्होंने, बया की शिल्प विद्या की प्रशंसा की है, प्रकृति के गूढ़ संकेतों की ओर ध्यान दिया, आगे के स्थानों को संकेत किया है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, बाकी
ये आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खोजबीन के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। इसे पुस्तकालय इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए और अपने सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नाटक अंधेर नगरी हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य नाटक है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने उस समय की न्याय व्यवस्था, मूर्ख शासक, अंधभक्त जनता और भ्रष्टाचार पर क्या किया, तीखा व्यंग्य किया है। और सारांश क्या है कि यह नाटक के गुरु और 2 चेलों की कथा के साथ शुरू होता है। गुरु अपने 2 शिष्यों को यह सीख देने के लिए शहर की ओर भेजता है कि सही निर्णय कैसे जो है लिया जाए। अब देखो इसका जो है इस नाटक का संक्षिप्त सारांश क्या है कि नाटक के गुरु और 2 चेलों की कथा से शुरू होता है। गुरु अपने 2 शिष्यों को यह सीख देने के लिए शहर की ओर भेजता है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। तो शहर का नाम क्या, अंधेर नगरी, जहाँ सब कुछ टके सेर बिकता है, चाहे वह सब्जी हो या मिठाई। तो ये बात एक शिष्य को ना अच्छी लगती है और वह वहीं रह जाता है। लेकिन गुरु चेतावनी भी देता है कि जहाँ टके सेर बाजी वहाँ बैरियों की राजी। तो इस नगरी का राजा न्यायप्रिय नहीं बल्कि मूर्ख है। जब एक दीवार गिरती है तो उसका दोष एक के बाद एक कई लोगों पर डाला जाता है और अंत में कोई निर्दोष कसाई को फांसी की सज़ा दी जाती है। जब कसाई को फांसी दी जा रही होती है तभी गुरुजी आकर युक्ति से राजा को यह विश्वास दिला देते हैं कि अगला जन्म उसी को मिलेगा जो अब फांसी पर चढ़ेगा। राजा लोभवश स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जाता है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर बाजी और टकेसेर खाजा। तो बच्चों ये तो था हमारा पार्ट और जो कि अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।